सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण को, इसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं और इसके बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में करा चुका हूं। और पिछले क्लास में मैंने लघु उत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट कराया था, जिसमें 13 प्रश्न जो हैं वो मैं करा चुका हूं। और इसके आगे हम अब प्रश्न संख्या 14 से इस क्लास में करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं 2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप खुद कॉपी पेन लेकर के बैठिए, खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए। और अगर आप कहीं पे फंसते हैं तब आप सॉल्यूशन को देखिए। और इस क्लास को उससे पहले आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि सभी मित्र आपके जुड़ पाएं और सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, मैथ में बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, इसीलिए मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी करा रहा हूं। ठीक, तो इसी तरीके से सभी विषय चैनल पे आपको पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम। देखिए प्रश्न संख्या 14 को आप इसको कैसे आप हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो अब एक इसका मान आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का 82/9, और आपको मान किसका निकालना है? स्क्वायर का मान दिया गया है और क्यूब का मान निकालना है। और क्यूब में भी देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्यूब में माइनस। तो इस तरीके से समझिए कि आपको a क्यूब माइनस b क्यूब ये लगभग निकालना है। ठीक, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का एक बार फॉर्मूला आप समझिए क्या होता है। एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जब आप दिमाग में दौड़ाओगे तो आप सोचिए कि यहाँ पे आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पता है, a माइनस b का मान नहीं पता है। और ab क्या होगा? देखिए a है एक्स स्क्वायर और a है आपका x, ठीक है, क्यूब x इंटू 1/x। तो इसका मान तो एक अपने आप में होगा, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, इसकी पूरे की चिंता नहीं करनी है आपको। बस a माइनस b आपको चाहिए होगा, यानी कि x माइनस 1/x का मान आपको चाहिए होगा। तो ये आप चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक, ये बराबर किसके होगा? x स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर लीजिए, तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। a है x, b है 1/x। ठीक, x से x कट जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमको पता है कितना? 82/9। तो यहाँ पे रख दीजिए 82/9 माइनस 2 और 82। अब देखिए पूरे के बटे 9 कर लीजिए और 9 दूनी 18 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18 घटाएंगे 20 घटाते तो 62 होता, 18 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, 64/9। तो यहां से हमको एक्स स्क्वायर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमको कितना मिल गया? 64/9। अब देखिए स्क्वायर उधर भेजेंगे, अंडर रूट हो जाएगा। 64/9 को लिख सकते हैं 8/3 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा? 8/3। अब देखिए हमको मान मिल गया किसका? x माइनस 1/x का 8/3। अब इसी वैल्यू को हम यूज करके जो हमको मान निकालना है वो हम निकाल लेंगे। अब सीधे यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला आप लगा लीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक, a क्यूब माइनस b क्यूब। देखिए x क्यूब, इसको जिसका मान हमको निकालना है उसको लिख सकते हैं x क्यूब, और y माइनस 1/x का होल क्यूब। ठीक,
तो ये बराबर किसके होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में होगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर। ठीक, अब समझिए इसको, कितना हमने फॉर्मूला लगा करके उतना लिख दिया। अब हमको वैल्यू पता है किसकी, x माइनस 1/x का, जो कि है कितना 8/3 और ये एक ब्रैकेट में हो गया। यहां देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए, x से x कट गया, बचा +1। ठीक, अब ये 8/3 मान आपने रख दिया एक ब्रैकेट में, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है 82/9, ये रख दीजिए 82/9 और पूरे के बटे 9 कर देंगे आप और धन 9 यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8/3 गुणे ये कितना हो जाएगा 91/9। अब देखिए 3 से क्या अंश में कुछ कट रहा है, नहीं, 9 से कुछ कट रहा है, नहीं, तो सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 9 त्रिक 27 और 8 के नम 8, 8 9 72, ये हो जाएगा कितना 728/27। इसका मान कितना आ गया 728/27। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी था आपके लिए, इसका मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इस फॉर्मूले में भी आपको रखने के लिए इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसका मान पहले हमने इस तरीके से निकाल लिया और इसका मान तो हमको पता ही है। ठीक, तो वैल्यूज सारी रख देंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे और जो वैल्यू हमको दिया गया है वो रख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से 2022 में ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था। अब आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, इतना मुझे यकीन है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है प्रश्न में कि माँ की जो आयु है वह पिता की आयु की से 5 वर्ष कम है। तो माँ की आयु यहीं पे मान लीजिए, माना माँ की आयु x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु x धन 5 हो जाएगी, क्योंकि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो पिता की कितनी होगी 5 वर्ष अधिक होगी जितनी माँ की है, तो x धन 5 हो गया। अब 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व जो दोनों के आयु का अनुपात था वह 5:6 था। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी रही होगी, माँ की आयु x माइनस 10 रहा होगा, और 10 वर्ष पूर्व अगर पिता की आयु की बात की जाए तो वह कितनी रही होगी, आज x + 5 है तो x + 5 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x - 5, ये हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब बोला कि दोनों के आयु में जो अनुपात था वह 5:6 का था, तो ये लिख लीजिए, माता की आयु x - 10 10 वर्ष पूर्व और पिता की आयु x - 5, ये बराबर किसके है, इनका अनुपात बराबर किसके है 5:6 के, यानी कि 5/6 के। ठीक, अब आप क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। आप तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 का गुणा इधर हो जाएगा, इसको लिखेंगे 6 × x - 10 और x - 5 का गुणा उधर हो जाएगा 5 में, तो 5 गुणे x - 5। ठीक, अब गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 6x - 60 बराबर 5x - 25। तब 5x को इधर ले आइए और -60 को उधर भेज दीजिए। 5x को इधर ले आएंगे तो 6x - 5x हो जाएगा और -25 इधर है और -60 को इधर लाएंगे तो +60 हो जाएगा। अब देखिए 6x में से 6x में से 5x घट जाएगा तो बचेगा क्या 1x, और 25 घट जाएगा 60 में से तो कितना बच जाएगा 35। x का मान कितना आ गया 35 वर्ष, यानी कि
माँ की वर्तमान आयु जो हो गई वह कितनी हो गई, 35 वर्ष है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या था, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, 35 वर्ष। ठीक, तो इस तरीके से आयु वाले प्रश्न जो है आप आसानी से कर लोगे। इसमें बस आपको जो प्रश्न में दिया गया है उसी के अनुसार ये समीकरण बना करके हल कर लेना है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। तो कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। अब देखिए एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है और बोला कि वर्गाकार टाइल हमको लगाना है और हमको लगानी है बड़ी से बड़ी टाइल। कौन सी हम बड़ी से बड़ी टाइल किस भुजा की लगा सकते हैं। ठीक है, टाइल की बड़ी से बड़ी माप क्या होगी जो हम लगा सकते हैं, और टाइल को तोड़ना नहीं है। ठीक है, टाइल को काटना नहीं है, पूरा पीस जो है एक बार में लगाना है। जितने पीस लगे पूरे पूरे लगे, बस ये है कि उसमें जो है तोड़ फोड़ ना करना पड़े। तो ये आपको निकालना है। तो देखिए कमरे की लंबाई की बात करें, अगर कमरे की लंबाई बराबर है 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सेंटीमीटर में पूरा कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा होगा 64 मीटर में और 7 सेंटीमीटर तो ऐसे ही है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद देखिए कमरे की चौड़ाई की अगर बात की जाए, चौड़ाई की अगर बात की जाए तो चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, यानी कि 2021 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसके बाद समझिए कि टाइल अगर बड़ी से बड़ी लग रही है, बड़ी से बड़ी, तो देखिए टाइल की जो वर्गाकार भुजा है, ठीक, वो तो एक ही रहेगी। जैसे 5 सेंटीमीटर की हुई तो 5 सेंटीमीटर अगर इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा तभी 5 सेंटीमीटर वाली टाइल बैठेगी। इसी तरीके से हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए और जो इन दोनों को डिवाइड कर दे ऐसी संख्या, ऐसी लंबाई हमको चाहिए। ठीक है, जैसे आप बात समझिए कि कोई जो है 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, केवल लंबाई सोचिए कि केवल 10 सेंटीमीटर लंबाई में एक टाइल हमको लगाना होता, तो बड़ी से बड़ी टाइल कौन सी सेट होती, बड़ी से बड़ी टाइल देखिए 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाली भी टाइल आती, 2 सेंटीमीटर वाली भी, और 4 वाली नहीं आती, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 5 वाली भी आती और पूरा 10 वाला भी आता। लेकिन यहाँ हमको 2 संख्याओं में देखना है और यहाँ पे इनका जो डिवाइड करे इनको बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो हमको देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जिसे बोलते हैं, मतलब भाजक देखना है हमको, दोनों में समान भाजक देखना है और बड़े से बड़ा देखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, यानी कि हम क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो मासा निकालने पे हमको दोनों संख्याओं का मिल जाएगा कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो होगी। अब देखिए दोनों संख्याएं जो हैं 2 से तो कट नहीं रही हैं, 3 से चेक करिए तो 3 से भी नहीं कट रही हैं, 4 से चेक करेंगे नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं। ये संख्या जो है सीधे जो है आपका कटेगा ये 43 से। ठीक है, 43 जो कि एक अभाज्य संख्या है आपकी, इसी से ये कटेगा। ठीक है, और ये कितनी बार में कटेगा, देखिए 43 43 हो जाएगा,
बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 7, ये आपका 21 बचेगा और 21 210 हो जाएगा, 210। तो ये कितनी बार जाएगा, 210 में 5 बार जाता अगर 40 होता, लेकिन ये 43 है, ठीक। ये 4 बार ही आपका जाएगा, 5 बार अगर ले जाएंगे तो 215 होना चाहिए, ठीक। तो ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 16, 160 और 172, 172 घटेगा 210 में से, तो कितना बचेगा, 30 और 10 40 बचता, 38 बचेगा, ठीक। तो 38 और ये 387, अब 387 कितनी बार जाएगा, 387 देखिए 9 बार जाएगा, तो 149 बार में ये पूरा पूरा कटेगा। और इसको देख लेते हैं, तो ये भी आपका 4 बार जाएगा, 4 बार गया 172, और उसके बाद कितना बचा, उसके बाद बचा आपका 30 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 301, और 301 कितनी बार जाएगा, 301 यहाँ देखिए ये जाएगा लगभग 7 बार। देखिए 280 होता अगर 40 होता, और ये कितना है 301 है, तो 3 सत्ते 21, बिल्कुल 7 बार जाएगा, तो ये 47, यानी कि 43 से ये दोनों संख्याएं कटेंगी। और यहाँ पे अब इसके बाद कोई कॉमन संख्या से ये नहीं कटेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 47 भी आपका अभाज्य संख्या है और 149 भी किसी संख्या से नहीं कटता है। तो यहाँ पे जो आपका मासा हो जाएगा, देखिए बहुत ही विरल नंबर्स आपको दिए थे, ये नंबर्स जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, तो मासा जो हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, यानी कि 43 सेंटीमीटर की बड़ी से बड़ी टाइल्स जो है यहाँ पे लगाई जा सकती है, ठीक है। 43 सेंटीमीटर की अगर टाइल रहेगी तो पूरे जो है लंबाई चौड़ाई में बैठ जाएगी और इसको काटना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको आप आसानी से, आप देखिए जब तक आपका नंबर कटे नहीं तब तक आप प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। तो मासा निकालना आपको पता ही है, आसानी से आप निकाल लोगे। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको विश्वास रखना है खुद पे, आप कर लोगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। अब वृत्ताकार मैदान का जब हमको क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि दिया गया 154, तो क्षेत्रफल की जगह 154 रख दिया। और हमको व्यास निकालना, हम निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर का मान कितना होगा, 7 को इधर भेज दीजिए, 154 में गुणा हो जाएगा 7 और बटे 22। अब 22 देखिए 11 से कटता है, 11 दूनी 22 और 11 एकन्नम 11, और ये 44 बच गया और 4 बार में कट जाएगा, 14 बार में। और इसके बाद देखिए 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर, और आर बराबर कितना हो जाएगा 7। आर की वैल्यू आ गई कितनी, 7 मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में आपको दिया है क्षेत्रफल, तो आर हो गया आपका 7 मीटर। और आपको निकालना है व्यास, व्यास कितना होता है, 2 गुने त्रिज्या का होता है, तो 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 14 मीटर। व्यास का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 मीटर। यहां से आप निकाल लोगे, आपको क्षेत्रफल का मान दिया गया, क्षेत्रफल का मान हमने रख लिया, जिससे हमने त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या हमको पता चल गया, तो त्रिज्या का दूना कर दीजिए, आपको व्यास निकल जाएगा, ठीक। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे व्यास हमने निकाल लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, 112 माइनस ब्रैकेट में 121 भागा छोटे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 माइनस छोटे ब्रैकेट में -4 माइनस छोटे ब्रैकेट में 3 माइनस 8 माइनस 1 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बार चिन्ह जो लगा हुआ है, जिस उस पे लग जाता है
सबसे पहले वही सॉल्व होता है। देखिए जहां पे लगा है क्या हो रहा है 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 कितना 7। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इसके बाद जो है छोटे वाले ब्रैकेट्स जहां जहां है उसमें जो कुछ भी हो रहा होगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मझला ब्रैकेट है नहीं, सीधे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक, उसके बाद ये घटाना वाला हो जाएगा। अब देखिए 112 माइनस 121 भागा 11 गुणे 11 लिखा है, फिर माइनस माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 8 माइनस 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 7। ठीक, सिंपली 7 हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद आप देखिए कई कई सारे जो हैं छोटे ब्रैकेट जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। 3 छोटे ब्रैकेट आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको कर लीजिए। 11 का गुणा करेंगे 11 में 121 माइनस माइनस 4। अब ब्रैकेट इसके बाद ही खोलते हैं हम। देखिए माइनस 3 माइनस 7 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस 4। बड़ा ब्रैकेट बंद। अब 112 माइनस 121 भागा 121। अब देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट्स को खत्म कर लीजिए। 121 खोल दिया और ये माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस 4, यहाँ माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 4। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट बचाओ। बड़े ब्रैकेट में पूरे में क्या हो रहा है 121 में भाग 121 का हो रहा है और जोड़ फिर जोड़। तो अब पहले क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, उसके बाद जो है बाकी प्रक्रिया होगी। 121 में 121 का भाग जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 4 और प्लस 4 बचा है, तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस का गुणा होगा 112 माइनस 9 103। ये उत्तर आ जाएगा। उत्तर कितना आ गया 103। ठीक, तो इस तरीके से इसको अब आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। बॉडमास का रूल मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, बस ये आपके लिए डिफरेंट था। तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 19 है। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरे के भार ग्राम में नीचे दिए गए हैं। अब एक टोकरी में बहुत सारे संतरे रखे हुए हैं, मान लेते हैं 50-60 रखे होंगे, तो एक एक संतरा उठाया जा रहा है और उसका वजन किया जा रहा है। तो एक जो है यहाँ पे ग्राम में भार दिया गया है, तो पहला संतरा जब उठाएगा तो 45 ग्राम का निकला, दूसरा फिर निकाला गया ऐसे ही रैंडमली तो 45 ग्राम का निकला, तीसरा 30 ग्राम का, चौथा 75 ग्राम का। इस तरीके से 30 संतरों को जो है चुना गया, उनको वेट किया गया, तो यहाँ पे जो है सभी का माप दिया गया है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इतना इतना भार है, वर्ग माप 10 लेकर के टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। अब बोल रहा है कि आप जो है वर्ग माप 10 लेते हुए, ठीक है, वर्ग अंतराल 10 लेते हुए टैली चिन्ह बना करके बारंबारता को दर्शाइए। ठीक, तो बारंबारता को जब हमको दर्शाना है तो सबसे पहले देखिए कि सबसे कम भार किसका है और सबसे अधिक भार किसका है। तो सबसे अधिक भार अगर मैं देख पा रहा हूं सही, तो यहाँ 80 दिख रहा है, 80 से बड़ी कोई संख्या है नहीं। और सबसे छोटा अगर हम देखें तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है 30। तो 30 से शुरू करके हमको 80 तक जाना होगा। ठीक, यही करना होगा, इसी में सारी संख्याएं हमारी आ जाएंगी। तो सबसे पहले काम हमारा ये देखना होता है कि हमारी संख्याएं जो हैं कहां से कहां तक हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम एक सारणी जब बनाएंगे, तो सारणी बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या दिखा देंगे, वर्ग दिखा देंगे, वर्ग दिखा देंगे। और वर्ग हमारा कहां से कहां तक होगा, देखिए 30 से 40 तक, वर्ग अंतराल हमको 10 रखना है, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, और 80 को भी हमको इंक्लूड करना रहेगा, तो 80 से 90 तक। ठीक, ये क्योंकि हम यहाँ 30 को इंक्लूड कर रहे हैं
30 से शुरू कर रहे हैं और 30 को इंक्लूड कर रहे हैं। 30 को हमने पिछले में नहीं इंक्लूड किया था, तो 80 को इंक्लूड करना होगा हमको, तो यहाँ इंक्लूड होगा। ठीक, तो देखिए 40 या तो यहाँ लिखा जाता है या तो इसमें अगले वाले वर्ग में लिखा जाता है। 30 को जब हम इसी वर्ग में लिख रहे हैं तो इसी तरीके से 80 को यहाँ वाले वर्ग में नहीं लिखेंगे, 80 को इसके अगले वाले वर्ग में लिखेंगे। अब आप बात समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम दिखाएंगे टैली चिन्ह को। टैली चिन्ह नहीं, बारंबारता दिखा लेंगे, गिनती कर लेंगे और बारंबारता के बाद टैली चिन्ह दिखा देंगे। ठीक, कोई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब हमारा काम है गिनती करना। देखिए 30 से 40 के बीच कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो 30 से लेकर के 40 से पहले कितनी संख्याएं आ रही हैं। अगर सही मैं बोलूं तो 30 ये हमारी पहली संख्या हो गई 30। इसके बाद सिंपली ऐसे गोला करेंगे, जो हमको मिलेगा 30 से 40 तक। तो 30 देखिए यहाँ पे 45, 55, 75, 40, 60, 60 और 30। 3 अंक, जिसका जो दहाई का अंक 3 है वही आपको चुनना है, समझ लीजिए। तो 3 कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया। ठीक, तो हमको 4 जो है वो संख्याएं मिल रही हैं, 30 3 बार और 35 एक बार, यानी कि बारंबारता कितना हो गया 4। टैली चिन्ह कितना हो जाएगा, 4 खड़ी लाइन, 1 2 3 4। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमारा आता है 40 से 50। तो अब इसमें हम किसको किसको इंक्लूड करेंगे। देखिए 40 से 50 तक हमको देखना है। 40 से 50, तो 40 उसमें हमारा आ गया 40, 45 जिसका इकाई का अंक 4 हो। ठीक, 40 और फिर 40, 45 और ये 45 और इसमें कोई नहीं है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, हमको बारंबारता कितना मिला 6। और इसको टैली चिन्ह इसका कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 ये हो गया और क्रॉस करके 5 बनता है और सिंगल लाइन फिर खींच देंगे 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 50 से 60। 50 से 60 के बीच में देखिए, तो 50 से 60 के बीच में ये हो गया हमारा 55, 55, 50, 55 और 55। ठीक, तो 1 2 3 और 4, इसकी बारंबारता हमको क्या मिली 4। तो 4 टैली चिन्ह इस तरीके से 4 खड़ी लाइन। इसके बाद देखिए 60 से 70। तो चुनिए 60 को, 60 देखिए यहाँ पे 2 बार आपको दिख रहा है 60, ये 60 और यहाँ भी है 60 और यहाँ भी है 60, 65 और बस कितना दिख रहा है यहाँ पे 4, 4 नहीं 5 है। देखिए 2 यहाँ है, 3 4 1 5, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई 5। तो 1 2 3 4 और 5। इसके बाद देखिए 70 से 80। 70 से 80 के बीच में देखेंगे तो ये हमारा जो है इस तरीके से हर्ट ही बना देते हैं। ये हो गया 75 और ये 75, ये 70 भी हमारा 70 से 80 के बीच में आएगा, ये भी 70। ठीक, और इसके बाद देखिए 75, 75, 70 और ये 70 और ये 70, 80 हमारा नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से 75 एक ये हो गया और ये 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो यहाँ पे बारंबारता कितना आ रहा है 9। 9 दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 9।
ठीक, तो 70 से 80 तक की बारंबारता क्या हो गई, 9 हो गई। इसके बाद देखिए बचा क्या है। अब सिंपली आप देख रहे हैं पहले लाइन में कुछ नहीं, दूसरे लाइन में एक 80 बचा है और तीसरी लाइन में भी एक 80 बचा है। तो इसके बाद 80 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा 2 और बारंबारता 2 को दिखाने के लिए 2 लाइन टैली चिन्ह। तो ये हो जाएगा आपका टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो टैली चिन्ह आप पहले भी दिखा सकते हैं, बारंबारता उधर भी। तो इतना ही ये आपका सही उत्तर है, बिल्कुल यहां से आपने देख करके बना लिया। और इसको आसानी से आपके एग्जाम में करने के लिए आप क्या करिएगा, पहले इनको क्रम से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्रम से लिखेंगे तो आपको पहले तो 30 लिखेंगे, उसके बाद 30 से बड़ी संख्याएं लिखते जाएंगे और 80 तक लिख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। और जो संख्या जितनी बार आई है उतनी बार आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 30 संख्याएं आप लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये वर्ग बना लेंगे बारंबारता और टैली चिन्ह। इस तरीके से ये आपकी सारणी बन जाएगी। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा और एग्जाम में कैसे करना है वो भी आप समझ गए। बनेगा यही, बस आपको एक बार क्रम से लिख लीजिएगा ताकि गलती होने का चांस कम रहे क्योंकि एग्जाम में आप इस तरीके से तो बना नहीं पाएंगे। तो अच्छा यही रहेगा आपके लिए कि इस तरीके से आप क्रम से लिख करके करें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या, 20 है 3x² प्लस 5xy प्लस 7y और 2xy माइनस 5y को जोड़िए। तो 2xy और माइनस 5y को यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ने में सीधे सीधे जोड़ दीजिए, क्या करना है, 7y में माइनस 5y जुड़ेगा तो माइनस 5y बल्कि घट जाएगा तो बचेगा 2y और 5xy में जुड़ेगा 2xy तो ये हो जाएगा 7xy और यहाँ पे ये प्लस 7xy होगा और ये 3x²। तो ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस 7xy प्लस 2y। बस गुणांकों को आपको देखना होता है। जैसे x² का गुणांक 3 है तो x² वाले पद में x² वाला ही पद जुड़ेगा और यहाँ पे 5xy में जोड़ना था 2xy। ठीक है, 2xy ही जुड़ेगा और यहाँ पे y वाले पद में y वाला पद ही जुड़ेगा, यानी कि xy यहाँ पे लिखा है तभी ये पद 2xy जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से बस जोड़ घटाने में ये ध्यान रखना होता है। गुणा किसी का किसी में भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 21 है 4x माइनस y प्लस 5z से x माइनस y को घटाइए। तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट कर लीजिए। जब घटाना हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको, जिसको घटाना है माइनस बाद में तो ब्रैकेट लगाना है, बिल्कुल मस्ट है। क्यों? क्योंकि माइनस करते समय भी देखिएगा, इस ब्रैकेट को खोल लीजिए 4x माइनस y प्लस 5z और यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस वाला तो ये माइनस का गुणा होगा अंदर माइनस x में प्लस x में माइनस x हो जाएगा और माइनस का गुणा माइनस y में होगा प्लस y होगा। देखिए जितने पद थे सभी के चिन्ह बदल गए, जो प्लस x था वो माइनस x हो गया, जो माइनस y था वो प्लस y हो गया। इसलिए मैंने कहा ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो 4x में से माइनस x हो जाएगा एक, 3x बचेगा और माइनस y प्लस y 0 हो जाएगा और प्लस 5z। तो बचा क्या 3x प्लस 5z। और इसको इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से ऊपर नीचे लिख करके भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे आपने लिख लिया और बल्कि x वाले पद को x वाले के नीचे लिख लीजिए तो x माइनस y। अब इसके बाद आपको देखिए घटाना है कि जोड़ना है। जब घटाना होगा तो इस तरीके से जो प्लस x है चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वालों को, तो माइनस x और प्लस y। 4x में से एक x चला जाएगा तो ये 3x और ये 0 हो जाएगा और यहाँ z का पद है नहीं तो प्लस 5z इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से 3x प्लस 5z ये आपको उत्तर आ जाएगा। किस तरीके से चाहे जैसे आप करिए, मैंने आपको दोनों तरीका यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 22 से सरल कीजिए 2p माइनस मझला ब्रैकेट 3q प्लस छोटा ब्रैकेट 5p
माइनस क्यू प्लस 2p, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे सरल करना है, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें जो चीजें हैं इनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। छोटा ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक है, एक ही छोटा ब्रैकेट है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसमें जो चीजें हो रही हैं वो सॉल्व होंगी। तो छोटे ब्रैकेट तक अभी तक कुछ नहीं सॉल्व होगा छोटे ब्रैकेट के अलावा। अब छोटे ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, 5p माइनस क्यू प्लस 2p। तो देखिए p और p वाले पद जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 7p माइनस क्यू। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें कुछ हो नहीं सकता है, 7p में से q नहीं घटाया जा सकता। तो अब हम छोटे ब्रैकेट को खोल देंगे। छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2p माइनस मझला ब्रैकेट 3q और प्लस है ब्रैकेट के आगे, तो प्लस से गुणा होगा तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं चिन्हों में, और ये जैस के तैस इस तरीके से लिख दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए 2p माइनस, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, 3q प्लस 7p माइनस q। तो q वाले पद में से q वाला पद जहां यहाँ पे 3q में माइनस q हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2q प्लस 7p। ठीक, अब देखिए ये 2q q वाला पद है, ये p वाला, तो अब जोड़ तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए। तो ये हो जाएगा 2p माइनस का गुणा होगा प्लस 2q में, ये हो जाएगा माइनस 2q और प्लस 7p में होगा, ये हो जाएगा माइनस 7p। अब देखिए यहाँ पे 2p प्लस है और यहाँ पे 7p माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 5p और माइनस 2q। ये आपका उत्तर हो जाएगा, या माइनस कॉमन लेकर के इस तरीके से आप लिख सकते हैं 5p प्लस 2q। जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो दोनों पद जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो माइनस 5p प्लस 2q ये आपका उत्तर हो जाएगा। या इस तरीके से लिख सकते हैं, यहीं छोड़ सकते हैं, माइनस 5p माइनस 2q ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 23 है, सरल कीजिए 5xy प्लस ब्रैकेट में 3z माइनस मझले ब्रैकेट में 2x माइनस छोटे ब्रैकेट में 2z माइनस 3y। अब देखिए छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले क्या, छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट में देखिए हो क्या रहा है, 2z में से 3y घट रहा है, तो कुछ घट सकता ही नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग जो हैं चर वाले पद हैं। तो यहाँ पे अब 5xy प्लस 3z माइनस 2x। अब आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए सीधा, क्योंकि इस ब्रैकेट में कुछ सॉल्व सरल करने लायक है नहीं। तो अब माइनस का गुणा जो होगा प्लस 2z में होगा, तो प्लस 2z माइनस 2z हो जाएगा और माइनस 3y प्लस 3y हो जाएगा। मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए मझला ब्रैकेट कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ आप प्रश्न में यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक, अब मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो मझले ब्रैकेट में हो क्या रहा है, यहाँ तक मझले ब्रैकेट तक, जहां तक मझला ब्रैकेट है वहां तक सेम रहेगा। और मझले ब्रैकेट में देखिए 2x में से 2z घट रहा है और 3y जुड़ रहा है। तो यहाँ आप देखिए सभी पद अलग अलग हैं, ये x का पद है, ये z का, ये y का। तो कहीं पे कुछ इसमें सॉल्व नहीं होना है, तो सीधे आप ब्रैकेट हटा दीजिए। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा 2x में होगा, माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 2z हो जाएगा, ये माइनस 3y हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए 5xy। अब इसमें देखिए ब्रैकेट में क्या हो रहा है, a 3z का पद है, 2z का पद है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5z और माइनस 2x और माइनस 3y। ठीक, अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए, क्योंकि अब ब्रैकेट में कुछ सॉल्व होना नहीं है। तो हो जाएगा 5xy प्लस 5z माइनस 2x माइनस 3y। सब अलग अलग पद हैं, तो जोड़ घटाना कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यही यहाँ पे सरलतम रूप हो जाएगा इसका। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 24 है, क्रम विनिमय नियम क्या है, चित्र द्वारा समझाइए। तो क्रम विनिमय आपको समझाना है परिभाषा दे करके।
और चित्र के माध्यम से भी समझाना है। तो क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम मतलब कि एक क्रम से, मतलब कोई चीज जैसे 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं क्या है? एक क्रम में है। और क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम का आदान अदल बदल कर देना। ठीक है, तो क्रम को बदलने से, क्रम के विनिमय से, क्रम के बदलने से यदि दो धन पूर्णांक 4 और 3 को जोड़ना हो तो स्पष्ट है कि 4 में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होता है जो 3 में 4 जोड़ने से प्राप्त होगा। जैसे कि 4 को 3 में जोड़िए या 3 को 4 में जोड़िए, ठीक है, 4 में 3 जोड़िए या 3 में 4 जोड़िए, उत्तर आपको हमेशा क्या मिलेगा? उत्तर दोनों ही केस में आपको 7 मिलेगा। इसी तरीके से 2 में 7 को जोड़िए या 7 में 2 को जोड़िए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। तो यही है, अतः स्पष्ट है कि यदि दो संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाएं तो योगफल में अंतर नहीं आता है। इस प्रकार a और b कोई धन पूर्णांक हो तो a धन b बराबर होता है b धन a। इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इस नियम को चित्र के माध्यम से अगर आपको समझना हो तो समझिए। यहाँ पे देखिए 2 धन 5 आप कर रहे हैं तो शून्य पे हैं, दो संख्या आपके पास आई तो आप शून्य से 2 पे पहुंच गए। ठीक, इसके बाद धन 5 करना है तो 2 से आप 5 जोड़ेंगे तो कहां तक जाएंगे? 7 तक जाएंगे। इसी तरीके से आप शून्य पे हैं, आपके पास संख्या है 5 तो आप 5 पे पहुंच गए। इसके बाद इसमें 2 जोड़ा तो 7 पे पहुंच गए। तो 2 धन 5 करिए या 5 धन 2 करिए, आपको मिलना क्या है? आपको मिलना 7 ही है। तो ये चित्र के माध्यम से आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, तो आप समझ गए क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदलने से यहाँ जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह नियम आपका घटाने में नहीं काम करेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, साहचर्य के नियम को समझाइए। किसके साहचर्य के नियम को? साहचर्य यहाँ पे भी योग के साहचर्य नियम को। तो यदि 3 धन पूर्णांक को जैसे 4 8 3 को जोड़ना हो तो 4 8 के योग में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 4 और 8 के योग में जोड़ने से होगा। जैसे 4 और 8, 4 धन 8 धन 3 अगर आपको करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले 4 और 8 को जोड़ लीजिए तब 3 को जोड़िए, या फिर आप पहले 8 और 3 को जोड़ लीजिए तब उसमें 4 को जोड़िए। देखिए 4 और 8 धन 3 कर लीजिए आप तो आपको क्या मिलेगा? 12 धन 3 यानी कि 15। और 4 धन 8 धन 3 करना है तो यहाँ पे आप चाहें तो 4 को बाद में जोड़िए, 8 और 3 को पहले जोड़ लीजिए। तो 8 और 4 और 11 को जोड़ेंगे 15। तो दोनों ही केस में आपको क्या मिलना है? 15 मिलना है, क्योंकि अंतिम परिणाम समान है। अतः हम कह सकते हैं कि ये बराबर इतना होगा। अतः यदि ए बी सी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर हो तो ए धन ब्रैकेट में बी धन सी बराबर कितना होगा? ब्रैकेट में ए धन बी धन सी के। ठीक, तो ये बराबर होता है, यही होता है योग का साहचर्य नियम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब योगात्मक तत्समक मतलब होता है कि वह संख्या, योगात्मक तत्समक हम उस संख्या को कहेंगे जिस संख्या को किसी संख्या में अगर जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ दें तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा? तो ऐसी संख्या है हमारी शून्य। ठीक है, 7 में शून्य को जोड़ा तो क्या मिला? 7 मिला। ठीक, 7 ही मिला। तो इस तरीके से -23 में शून्य को जोड़ा तो वही -23 ही हमको मिला। तो अतः किसी संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या होती है। अतः किसी पूर्णांक a के लिए a धन शून्य बराबर a है, इसीलिए शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पूर्णांक का योगात्मक तत्समक अगर पूछता है
तो वो क्या होगा, शून्य ही होगा। तो शून्य ही होगा, हर एक केस में उत्तर शून्य ही होगा। इसके बाद देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ये तो योगात्मक तत्समक था, योगात्मक आ गया, इसका मतलब प्लस जोड़, और प्रतिलोम का मतलब कि उल्टा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो किसी पूर्णांक a के लिए ऐसा दूसरा पूर्णांक ऋण a ढूंढा जा सकता है कि a धन ऋण a बराबर शून्य हो। तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो तो एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार a एक पूर्णांक है, तब a और ऋण a एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है, मतलब कोई दूसरा नहीं होगा, एक ही संख्या होती है। उदाहरण के लिए 3 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 3 है, क्योंकि a 3 धन ऋण 3 कितना होगा, 0 के बराबर होगा। और ऋण 17 का योगात्मक प्रतिलोम 17 होगा, क्योंकि ऋण 17 में 17 जोड़ेंगे तो शून्य मिलेगा। तो अतः किसी पूर्णांक का चिन्ह बदलने पर उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। वह संख्या होती है जिसको उसमें जोड़ दिया जाए तो मान शून्य हो जाए। तो हमेशा जैसे 3 अगर बोला तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋण 3 होगा, क्योंकि 3 और धन ऋण 3 कितना होगा, शून्य होगा। और -27 का पूछा तो +27 होगा, 100 का पूछा तो -100 होगा, 1000 का तो -1000, -1000 का 1000 होगा। ठीक है, तो अद्वितीय होता है। ठीक, केवल एक, जैसे एक संख्या 3 है तो इसका योज्य प्रतिलोम -3 ही होगा, इसके अलावा कोई और दूसरी संख्या नहीं होती है। ठीक, तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे अद्वितीय होता है। ठीक, तो इस तरीके से योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम आप समझ गए। अब इसी तरीके से आप समझिए गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक तत्समक पहले समझिए। जैसे वहां पे आप क्या कर रहे थे, किसी संख्या में जोड़ कर रहे थे और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, वैसे ही आप यहाँ गुणात्मक तत्समक में क्या करेंगे, किसी भी पूर्णांक में एक का गुणा करने पे पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ भी मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम दी गई संख्या में गुणा कर दें और दी गई संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसी संख्या है एक का गुणा आप किसी भी संख्या में करेंगे, ठीक है, तो मान हमेशा एक ही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से अतः पूर्णांकों में एक गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। किसी भी संख्या के लिए उसका गुणात्मक तत्समक जो होगा, गुणात्मक अवयव तत्समक अवयव जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। तो गुणात्मक तत्समक आप समझ गए। इसके बाद समझिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे आपने देखा धन में जोड़ने पे मान शून्य हो जाए, वैसे गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पे मान 1 आना चाहिए। तो गुणा करने पे मान 1 कब आएगा, जब समझिए जब आपको a दिया हो तो आप 1/a से अगर गुणा करेंगे तब मान आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो इसी तरीके से जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तो यदि 2 परिमेय संख्याएं आपको दी गई हैं जिनका गुणनफल 1 हो तो उसमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-5, और 1/-5 का क्या होगा, -5 होगा। और -5/8 अगर दिया है तो इसको जस्ट पलट दीजिए, 8/-5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, और 8/-5 का क्या होगा, -5/8। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे कहा कि अगर कोई संख्या a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a होगा। बस गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसका हम दी गई संख्या में गुणा कर दे तो मान हमको 1 मिल जाए। तो यहाँ पे आप समझ गए गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। इसी तरीके से पहले ही हमने धनात्मक तत्समक और धनात्मक प्रतिलोम हमने समझ लिया। तो इस तरीके से यहां तक प्रश्न संख्या 27 तक आपने सभी प्रश्नों को
बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया। उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके अपने विचार बताइए, और कहीं किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए, सभी विषयों को पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी खूब करिए। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, और उतने ही अच्छे अंक जो हैं आपको मिलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप जुटे रहिए पूरे तन मन धन से, और अपनी तैयारी को करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो नीचे आपको मिल जाएगा ऐप का लिंक। ऐप के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से ऐप आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें चैप्टर वाइज मैंने आपको सब पढ़ाया है। उसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। जितना पढ़ाया गया है उसका सब कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। सभी पूरे सिलेबस का 8 विषयों का आपको नोट्स में पीडीएफ मिल जाएगा। इस राजन सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी, पवन सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और आप जहां भी फंसेंगे वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और कहीं भी कोई भी अगर अभी आपके मन में डाउट है तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से लगातार आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।